हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिकल्स 2022 के बारे में। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू ऑल आर वेल अवेयर कि टर्म 2 की जो डेट शीट है वो आ चुकी है और डेट शीट से पहले, एग्जाम से पहले हमें उसकी प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी होती है। तो किस तरह से हमें बोर्ड प्रैक्टिकल की तैयारी करी जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो खास तौर से क्लास 12th में जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्विच ऑन टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी गो फॉर द प्रैक्टिकल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले इसे पता करिए कि सेस और सरचार्ज कोई डिफरेंस है भी या दोनों सेम टर्म्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए बात करते हैं बोर्ड प्रैक्टिकल की। बहुत से लोगों को ये लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई बोर्ड प्रैक्टिकल जो है उसमें हमें पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बोर्ड प्रैक्टिकल एक्चुअली आपकी नींव रखता है आपके किस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले। तो अगर आप बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनकी अच्छी तैयारी करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, बिकॉज यू वेरी वेल नो कि दोनों ही जगह जो आपका सिलेबस है वो सिमिलर है। अभी से जो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं वही आपको जो टर्म 2 एग्जाम है उसमें भी हेल्प करेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज डेफिनेटली प्रिपरेशन। तो चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, इको की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, किसी भी तरह का बोर्ड प्रैक्टिकल किसी भी कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर प्रिपरेशन। तो जो भी आपका कोर्स है उसको आपको पूरी तरह से समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे लर्न करने के लिए फिनोमिक्स का यूज करते हैं। दैट मीन्स वो छोटे छोटे एब्रीविएशंस आप यूज करते हो, तो वैसे आप लर्न कर सकते हो। कुछ बच्चों को लिख के याद होता है तो आप लिख के उस चीज को याद करिए। कुछ बच्चों को जो टहल टहल के आप लर्न करते हो वैसे आप कर सकते हो। तो जो भी आपका तरीका है उस चीज को लर्न करने का, मेमोराइज करने का, वो आपको करना है। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क करना है तो आपको उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका कोर्स है, अगर मैं खासतौर से बीएस की बात करूं तो आपके पास जो चैप्टर्स हैं टर्म 2 के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सारे आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं। इनको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनको आपको तैयारी करनी है। अकाउंट्स में भी इसी तरह से वाइवा के जो चैप्टर्स हैं उनको आपको तैयारी करनी है। तो आपका जो बेसिक कोर्स सिलेबस है टर्म 2 का वो आपको थॉरली पता होना चाहिए। अब नंबर 2 चीज आ जाती है दैट इज हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। क्योंकि जो प्रैक्टिकल है, अब क्या हुआ है, प्रैक्टिकल में आपके पास एक एक्सटर्नल पर्सन आ रहा है। तो आपका जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है वो तो है ही, साथ में एक एक्सटर्नल पर्सन है। और जब भी हमारे पास कोई नई चीज आती है, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है, डायनामिक चीजें होती हैं, तो नए लोग जैसे ही आते हैं हम थोड़ा सा अपने आप को उस चीज से एक ककून में चले जाते हैं, हम उस चीज को थोड़ा सा फेस नहीं कर पाते। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो नई चीजों को इजिली फेस नहीं कर पाते। तो आपको अपने अंदर का ये जो डर है उसे खत्म करना है। आप जैसे ही रूम में एंटर करने वाले हो उससे पहले ही आपको अपने आप को कर लेना है कि आई नो दैट पर्सन, वो मेरे बहुत ही अच्छे एक रिलेटिव हैं। कुछ भी आप मान लो, आप उसे अपना बड़ा भाई, बड़ी बहन, कुछ भी मान सकते हो। एंड उस तरह से आपको उसे लेके समझाना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसे मानोगे कि वो एक्सटर्नल है, कहीं बाहर से आया है, आपको नंबर नहीं देगा, तो आपका जो आउटलुक है उस पर्सन की तरफ वो एकदम ही कम होता जाएगा और उसी से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलिए कि जो सामने पर्सन बैठा है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मान लीजिए कि वो आपकी बड़ी बहन है, अगर वो एक लेडी है एक्सटर्नल, और वो आपका बड़ा भाई है अगर वो एक मेल है, तो आपको ये मान के चलना है कि ये पर्सन कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं है और आपको उस तरह से उसे वो चीज समझानी है। तो यूजुअली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और धीरे धीरे अगर आप आंसर करने लगते हो तो आपसे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज कि आप हर चीज को शॉर्ट में समझ सको। जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की बात करें तो कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। आप उसी समय सोच रहे हैं, आंसर्स बना रहे हैं, तो वो तरीका आपका गलत है। आपके कंसेप्ट्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। एंड सेकेंडली, आपको कोई भी स्टैमर नहीं करना। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं, तो वो नहीं करना है और आपको एक फ्लो में बोलना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं दे आर नॉट वेरी प्रो विद इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है आप अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली वो डेफिनेशन है या कोई फीचर है वो तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा इंग्लिश में, बट एक रैंडम जो कम्युनिकेशन है उस पर्सन के साथ उसको आप हिंदी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा जब सबसे पहली बात है कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली इज आप उस पर्सन से अपना एक कनेक्शन बनाना शुरू करो। जो भी एक्सटर्नल है आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये नया पर्सन है, एक डर आपको जो होता है वो नहीं रखना है। आपको बस ये मान के चलना है दिस पर्सन आई नो वेरी वेल, और इस पर्सन को कॉमर्स नहीं आती है तो आप उसे आराम से समझा सकते हैं। एक और चीज की बात करें दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब भी, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम यूजिंग सम हैंड जेस्चर्स, तो जब आप किसी चीज को समझा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप कितना हैंड मूवमेंट कर रहे हो, आप कितना एक्सप्रेशंस दे रहे हो, वो भी सामने वाले को हेल्प करता है आपको एनालाइज करने में। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी आंसरिंग स्किल्स एज वेल एज आपकी अपनी पर्सनालिटी जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों चीजें काउंट होती हैं। तो नॉट नेसेसरी कि आप राउंड द ईयर बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, बट इस समय जो एक्सटर्नल है वो आपको बिल्कुल ही नहीं जानता। तो यहाँ पे आपके एकदम ही फेयर
जो जजमेंट है वो होने वाला है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन अपना करना है। इवन इफ अगर आपका अभी तक खराब बिहेवियर रहा है तो आपको उसे इंप्रूव भी करना है। एंड सेकेंडली आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना है। तो अब देखिए, जब हम कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू में आपको जाना है तो वहां पे भी आपको जो अपीयरेंस होता है दैट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन, वही तरीका आपको यहाँ पे रखना है। आपकी जो ड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आई कार्ड्स हैं या और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कैरी अ पेन विद यू। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास पेन नहीं होता है और वो एक्सटर्नल नहीं, अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया आपसे, कोई फॉर्मूला पूछ लिया तो आप उससे पेन मांग रहे हो लिख के बताने के लिए, तो एक पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी कोई फाइल है, यूजुअली जैसे इकोनॉमिक्स में, बीएस में आपके पास फाइल आपको बनानी होती है, वो फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि आप उससे उसी समय उन्हें बता रहे हो कि अच्छा सर इसमें ये नहीं लिखा, इसमें ये मैं लिख दूंगा बाद में, ये रह गया, तो आपका केयरलेसनेस को शोकेस करता है। तो आपको केयरलेस बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं शो करना है। आपका काम पूरा अपडेट होना चाहिए, तो जो भी सारे डिटेल्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे मैं अगर बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज का है, एक प्रिंसिपल्स का है। तो इन तीनों में से जो भी आपके स्कूल में बनवाया गया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी आपकी फाइल होती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट पे हो, जीडीपी ग्रोथ रेट पे हो, तो जो बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में उस पर जो आपकी फाइल बनती है, तो आपकी फाइल हैज टू बी प्रॉपर। तो पूरी तरह से आपकी फाइल जो है तैयार होनी चाहिए एंड आपने जो भी कुछ फाइल में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। चाहे आपने एकदम ही एंड मोमेंट पे बनाई हो, चाहे आपने 4 महीने पहले से बना के उसे रख दिया हो, आपको फाइल का पूरा A to Z पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है। सो यू हैव टू थॉरली रीड द फाइल। आपने क्या क्या लिखा है वो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट है, आपकी एम है फुल मार्क्स लाना, आपका एम है टॉपर बनना स्कूल का, या इस तरह से आप चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी रूम नहीं देना है एक्सटर्नल को कि वो आपके मार्क्स को कम कर सके। तो आपको अपने सारे ही चैप्टर्स को तैयार करना है, चाहे टर्म 2 में 5 चैप्टर्स आ रहे हो, 8 आ रहे हो, 3 आ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पूरे सारे अच्छी तरह से आने चाहिए, सो दैट एक्सटर्नल आपको कहीं से कुछ भी पूछता है आपको उस चीज का आंसर आता हो। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं तो आप कुछ चैप्टर्स को ही तैयार करिए। एंड मान लीजिए कि आपको जो उसने क्वेश्चन पूछा वो चैप्टर आपको नहीं आता। सपोजिंगली एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि कंट्रोलिंग का मुझे प्रोसेस बताइए, आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं आता बट आपको कंट्रोलिंग के जो इंपॉर्टेंस है वो पता है, तो आप वो उन्हें बता दो कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस टॉपिक, प्रोसेस के बारे में मुझे नहीं आता है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस प्लीज बता सकता हूं। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को वहां पे ला सकते हैं। बट ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली नहीं अप्लाई करनी है। तो टिप मैं आपको देती हूं कि अगर आप एक 100 मार्क वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये पता करना कि इस समय करेंटली क्या सिचुएशन है इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली बजट आया था, बजट किस डेट को आया था, बजट के हाईलाइट्स क्या हैं, इसमें से कुछ हाईलाइट्स मैं आपको अभी बता देती हूँ। इससे पहली चीज और सबसे खास चीज जो आपने देखी होगी, जो माई फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने पूरा जो बजट था वो टैब पे प्रेजेंट किया था। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इस बजट में यही देखा गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करें। देन सस्टेनेबिलिटी पे बात करी गई है कि विल ट्राई कि जितने भी गांव है, रीजन्स हैं, जो अपने रीजनल एरियाज हैं, वहां पर हम ऑप्टिक फाइबर्स को बिछाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन जो ई पासपोर्ट स्टार्ट हो चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम बात करते हैं, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से जो आपको रेवेन्यू मिला है जब आप उसको माइनस कर देते हो वो आपका फिजिकल डेफिसिट दिखा रहा है। मतलब हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, हमारी इनकम कम है। और ये जो एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, इस समय क्या करंट रेट है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6.9%। तो जो करंट फिजिकल डेफिसिट है रेट है दैट इज 6.9%। एंड बाय द ईयर 2023 हम इसे कम करना चाहते हैं टू 6.4%। बजट के हिसाब से जो टारगेट है बाय द ईयर 2025 इट्स 4%। तो फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए भी बजट में इस बार बोला गया है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग है वो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इस समय होती है। अब क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी नहीं एक्सेप्ट किया गया है बट एज एन असेट एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं दैट यू शुड नो। फिर आपको स्टार्टअप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिया है दैट इज कि कोई भी स्टार्टअप फर्स्ट 10 ईयर्स में, किसी भी 3 ईयर्स में उनको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ब्लेंडेड फ्यूल्स हैं उनका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो, और जो पेट्रोल एंड डीजल है उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी। अक्टूबर मंथ में 2-2 रुपए से और इंक्रीज हो जाएगा। साथ में एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में यूजुअली जैसे हम शेयर्स की बात करते हैं या इक्विटी है,
तो उसमें जो आपका टैक्स बनता है साथ साथ आपको एक सरचार्ज उसमें पे करना पड़ता है, यूजुअली 15% होता है। इसी तरह से जो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहां पे आपका अभी तक जो टैक्स रेट था दैट वाज 37%, अब इसको रिड्यूस करके कैप कर दिया गया है अप टू 15%। तो इस तरह के जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हैं, जो बजट के हाईलाइट्स हैं, कब प्रेजेंट हुआ, क्या क्या उसमें पता चला, मैंने आपको कुछ हाईलाइट्स बता दिए हैं। यूजुअली इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें करंटली बहुत सारी जो कंपनीज हैं या बहुत सारे जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें कौन इंचार्ज है, कौन उस पोस्ट को हेड कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि फुल मार्क्स वाले जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर पता होना चाहिए। एक और चीज जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है, होता क्या है जब आप एक ग्रुप में बैठे होते हो, मान लीजिए कि आप 4-5 स्टूडेंट्स को एक बार में बुलाया जाता है वाइवा के लिए, तो किसी और से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ही मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा नहीं देना कि अरे आप भी एकदम डर गए कि वो क्वेश्चन क्या है। आपको एकदम कूल रहना है, यू हैव टू बी कंपोज्ड। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगने देना है दैट यू डू नॉट नो दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगर एक्सटर्नल को ये हिंट हो गया कि आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप पे पास किया जाएगा। तो बहुत ही काम एंड कंपोज रहना है। वट एवर यू नो आप उससे अच्छी तरह से बताइए, आराम से काम होकर आपको उस चीज़ को आंसर करना है। विच एवर लैंग्वेज यू कंफर्टेबल, इंग्लिश और हिंदी, आप उसमें उसे बताइए। आपको जो ड्रेसिंग सेंस है इट शुड बी वेरी सोबर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो पर्सनालिटी है उसको सोचते हैं कि भाई मेकअप कर लेंगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको एक अच्छा सोबर पर्सन बन के जाना है। यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू ग्रीट द पर्सन। आप उनसे पूछिए, बैठने के लिए पूछिए, वेन एवर यू गो, चाहे आपका वाइवा अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको निकलते समय उस पर्सन को थैंक यू करना है, हैव अ नाइस डे, यू कैन से दैट। सो दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से दीजिएगा अपना प्रैक्टिकल। डू वेल, टेक केयर, बाय बाय।